जेएनबी एग्जाम IQ पे आपका स्वागत है। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। कुछ सुझाव देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें फीडबैक अपना दे सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने साल 2024-25 के लिए 2,78,725.72 लगभग 2,79,000 या 80, आप याद रख सकते हैं, 2,80,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जिसमें असत्य है। हालांकि आपको एग्जैक्ट डाटा याद रखना होगा, पॉइंट के बाद भी संभवतः पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप ये याद रखें, 2,78,725.72 करोड़ का बजट पेश किया गया है जिसमें आपसे असत्य पूछा जा रहा है। कौन सा असत्य है? बजट में शिक्षा विभाग को 22,639 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग को 14,932 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पर 14,296.71 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और बजट में शहरी विकास पर 11,298.72 करोड़ रुपए व्यय करने की बात कही गई है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें असत्य कौन सा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा शिक्षा विभाग वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 22,639 करोड़ नहीं बल्कि 52,639 करोड़, याद रखेंगे कितना, 52,639 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये ध्यान में देंगे। सर्वाधिक व्यय शिक्षा पर ही किया जाएगा बिहार में। अगला है, कौन सा पूर्णिया संभाग के जिलों में शामिल नहीं है, यानी कि पूर्णिया कमिश्नरी में कौन सा जिला नहीं आता है? पूर्णिया, सुपौल, कटिहार और किशनगंज आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सुपौल, याद रखेंगे। ठीक है, ये कोसी कमिश्नरी का है तो आपको ध्यान में रखना होगा। पूर्णिया संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार और किशनगंज, याद रखेंगे, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। अगला है, बिहार के रोहतास जिले का मुख्यालय है भोजपुर, बक्सर, कैमूर, सासाराम। रोहतास जिले का मुख्यालय, आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। पहले शाहाबाद जिला था, शाहाबाद जिला को 1972 में विभाजित किया गया था। भोजपुर और रोहतास नामक दो अलग अलग जिले बनाए गए थे। हालांकि प्रशासनिक मुख्यालय सासाराम है, ये ध्यान में रखेंगे, लेकिन जिला पुलिस मुख्यालय डेहरी ऑन सोन है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, बाकी फैक्ट आपको टेलीग्राम पे जो PDF दिया जाएगा उसमें आप देखेंगे और एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ही आंसर दिख जाएंगे। ठीक है, अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई दिल्ली में, नासिक में, लाहौर में या फिर पटना में? कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट समाजवादी, आंसर हो जाएगा पटना में, याद रखेंगे। कहाँ पे? पटना में। कब हुई थी? तो मई 1934 में, ये भी ध्यान में रखें। अगला है, बिहार की ऐतिहासिक लिपि है, ऐतिहासिक लिपि कौन सी है बिहार की? युबोयन, ओघम, कैथी या फोनीशियन? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथी, याद रखेंगे, कैथी, या फिर इसे ही कायस्थी भी बोला जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में चूंकि महाजनों के लिए ये, महाजनों के द्वारा ये काफी प्रयुक्त किया जाता था, यूज में लाया जाता था, तो इसे महाजनी लिपि भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इसे महाजनी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि महाजन सैकड़ों सालों से इस लिपि में बही खाता लिखते थे, कैथी लिपि। चलिए, अगला है, हरि सिंह देव ने 1295 से 1324 ईस्वी तक, 1295 से 1324 ईस्वी तक शासन किया था हरि सिंह देव। वह मिथिला के कर्नाट वंश से संबंधित अंतिम राजा होने के लिए उल्लेखनीय थे, यानी कि कर्नाट वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो हरि सिंह देव। अब हरि सिंह देव के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके आक्रमण के बाद हरि सिंह देव का शासन समाप्त हो गया और उन्हें नेपाल की पहाड़ियों की ओर भागने को मजबूर होना पड़ा? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, याद रखेंगे। ठीक है, नेपाल की ओर इन्हें भागने को मजबूर हो जाना पड़ा था। अगला है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 1946, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल 1946 में? तो ये तो फिक्स है कि कब मनाया गया था, 1946 में मनाया गया था। ठीक है, मनाया जाता नहीं है बल्कि गया था, तो पास्ट में 1946 में मनाया गया था, लेकिन कब मनाया गया था? तो अप्रैल में, ये याद रखेंगे, कब? अप्रैल 1946 में।
और कहाँ पे एक बार सभा की गई थी, तो अप्रैल 1946 में, याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण जी की जो रिहाई हुई थी उसके उपलक्ष्य में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। और बांकीपुर मैदान, जिसे आप पटना का गांधी मैदान के नाम से भी जानते हैं, तो बांकीपुर मैदान में ही ये जो है एक जनसभा की गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? विष्णुपद मंदिर, कोसी, सोन, गंगा या फिर फल्गु? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। कौन सी नदी? फल्गु। अब ध्यान देंगे, लीलाजन और मोहना नदी का भी संगम है, जिससे बनता है निरंजना नदी। बिहार में जब आता है तो इसे निरंजना नदी कहते हैं, लेकिन फिर आगे चल के इसे आपको याद रखना होगा, फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फल्गु एक नदी है जो भारत के बिहार राज्य के गया से होकर बहती है। यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक पवित्र नदी है। भगवान विष्णु का मंदिर विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के तट पर स्थित है, जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है, यानी कि फल्गु नदी को ही निरंजना नदी भी कहते हैं। यह नदी झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी इलाकों से निकलता है। बिहार में इसका प्रवेश निरंजना नदी के रूप में होता है। और निरंजना नदी बनती है कैसे? तो लीलाजन और मोहना नदी के संगम से। ठीक है, अगला है विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1857, 1854, 1858, 1861? विलायत और इनायत अली दो भाई थे। ठीक है, इनमें से विलायत अली की मृत्यु हुई थी 1854 में, ये याद रखेंगे। कब हुई थी? 1854 में। अगला है बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? 1857 के विद्रोह, नील आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? शेख भिखारी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध है 1857 के विद्रोह से, याद रखेंगे। किससे? 1857 के विद्रोह से। इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 14 जुलाई 1969, 29 जून 1968, 19 जनवरी 1972 या 30 अप्रैल 1977? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये याद रखेंगे, 29 जून 1968 को। और उस समय राज्यपाल कौन थे? तो याद रखेंगे नित्यानंद कानूनगो। कौन? नित्यानंद कानूनगो, ये राज्यपाल थे। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला है बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल, आपको पता होगा आम चुनाव हुए थे 1937 में। तो 1937 में जो आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें बिहार में कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित किया गया था। ठीक है, पहले तो यूसुफ थे, लेकिन यूसुफ जल्द ही इस्तीफा दे दिए प्रधानमंत्री पद से, और कांग्रेस को आमंत्रित किया गया सरकार बनाने के लिए। लेकिन कांग्रेस किस बुनियाद पे सरकार बनाई? तो उन्होंने यह डिमांड रखा था कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं उन सभी को आप रिहा करेंगे तो मैं मंत्रिमंडल का गठन करूंगा। ठीक है, लेकिन जब रिहाई नहीं हुई राजनीतिक कैदियों की, राजनीतिक कैदी आप राजबंदी या राजनीतिक कैदी किसे कहेंगे, एक बार ये आप स्पष्ट रूप से समझ लें। जैसे अगर कोई अपराध में लिप्त हो, कोई अपराध अगर पर्सनली, मतलब एक व्यक्ति जो खुद के लिए किसी को हानि पहुंचाता है तो वो तो अपराधी है। लेकिन जो पूरे समाज के लिए, जो पूरे राष्ट्र के लिए, जो भलाई के लिए अगर किसी तरह का कोई अपराध करने का प्रयास करता है और उसे अगर बंदी बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? राजबंदी। ठीक है, उसमें उसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, नेशनल इंटरेस्ट पे वो कार्य करता है। तो 1937 के चुनाव में अब ये इस्तीफा कब दिया गया था, त्यागपत्र कब दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। 15 फरवरी 1938, 15 फरवरी 1939, 25 फरवरी 1940 या 25 फरवरी 1941? तो याद रखेंगे 15 फरवरी 1938 को। कब? 15 फरवरी 1938 को। ठीक है, तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और उसके एक दिन बाद 15 फरवरी आता है, तो ये याद रखेंगे 15 फरवरी 1938 को। अब एक चीज इसमें याद रखेंगे, एक व्यक्ति है, नाम है न्यायिक सचिव, नाम है इनका AC डेविस। और एक व्यक्ति हैं जो कि अंग्रेज हैं और DIG हैं, DIG के पोस्ट पे हैं। ठीक है, अब इन्होंने इनको रिपोर्ट किया। क्या रिपोर्ट में कहा? तो
डेविस ने डीआईजी को उन अपराधों के साथ साथ, यानी कि एक सूची भेजी गई जिसमें अपराध दिया गया था कि कौन सा व्यक्ति कौन सा अपराध किया है और उसके लिए जो सजा दिया गया है, ठीक है। तो अपराधों के साथ क्रांतिकारी दोषियों के नाम सुझाए जाने के लिए कहा। कौन? न्यायिक सचिव। किसे? डीआईजी को, ठीक है। ठीक है, जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था कि आदमी किस आरोप में, किस अपराध में लिप्त था। और एक संक्षिप्त नोट क्रांतिकारी आंदोलन के साथ उन संबंध को अंडमान में स्थानांतरित करने के लिए दिखाता है। और एक नोट यह भी दिखाता है कि उन्हें जो भेजा गया था अंडमान जेल में, ठीक है। तो ये भी बातें याद रखेंगे। नाम व्यक्ति का इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो जो थे, जैसे योगेंद्र शुक्ला एक ये व्यक्ति हैं इंपॉर्टेंट, बसावन सिंह दूसरे हैं, कहीं कहीं पे बसावन सिन्हा भी दिया जा सकता है, श्यामदेव नारायण उर्फ राम सिंह, इसके अतिरिक्त ईश्वर दयाल सिंह, केदार मणि शुक्ला, मोहित चंद्र अधिकारी और राम प्रताप सिंह, इनका नाम याद रखेंगे। डीआईजी किसका किसका नाम सुझाए थे? तो डीआईजी योगेंद्र शुक्ला, बसावन सिंह, श्यामदेव नारायण उर्फ राम सिंह, इसके अतिरिक्त ईश्वर दयाल सिंह, केदार मणि शुक्ला, मोहित चंद्र अधिकारी और राम प्रताप सिंह, इनके नाम सुझाए थे, ठीक है। योगेंद्र शुक्ला ये जो व्यक्ति हैं, केदार मणि शुक्ला और श्यामदेव नारायण, इन तीनों को दिसंबर 1932 में अंडमान में स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया गया था एक जेल से दूसरे जेल में। 1937 में भूख हड़ताल के 46 दिन बाद योगेंद्र शुक्ला को हजारीबाग केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी ये लगातार 46 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे थे। इसके बाद इन्हें भेजा गया कहाँ? हजारीबाग केंद्रीय जेल। एक ये भी पॉइंट याद रखेंगे। 1937 में जब श्री कृष्ण सिन्हा ने पहला कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया, ठीक है, तो उन्होंने यह डिमांड रखा था कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की। उनके मंत्रालय ने वायसराय पर दबाव बनाने के लिए 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया। वायसराय ने बाद में जब इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वायसराय इन मांगों को मान लेते हैं और योगेंद्र शुक्ला को मार्च 1938 में, यानी कि लगभग एक महीने 15 दिन बाद, 15 फरवरी को इन्होंने इस्तीफा दिया था और 15 दिन के बाद मान के चलते हैं मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया। जितने भी राजनीतिक कैदी हैं जिनका भी नाम अभी मैंने लिया है, उस सभी को रिहा कर दिया गया। अगला है, बिहार राज्य के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? सोन, कोसी, गंडक, बागमती। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कोसी नदी, ठीक है। भारत सेवक समाज का गठन किया गया था, ये भी याद रखेंगे। पहली बार श्रमदान, श्रमदान क्या होता है? आप अगर कोई काम करने में खुद को लेबर के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? श्रमदान, ठीक है। चलिए अगला है, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? भोला प्रसाद सिंह, राजीव रंजन प्रसाद सिंह, प्रभुनाथ सिंह, श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? विधान परिषद है, ये याद रखेंगे। देखिए विधान मंडल होता है, विधान मंडल होगा, एक होता है विधान मंडल। अब विधान मंडल के अंतर्गत दो चीजें आती है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये जो दो सदन है, विधान मंडल के जो दो सदन है, उनमें विधानसभा और विधान परिषद आती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? जिस तरह से राज्यसभा होता है उस तरह से राज्य में विधान परिषद होता है। तो प्रथम सभापति थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह, याद रखेंगे। कौन? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। अगला है, गिद्धौर प्रखंड के गंगरा गांव में बाबा कोकिल चंद धाम स्थित है, ये भी याद रखेंगे। बाबा कोकिल चंद धाम कहाँ स्थित है? तो गिद्धौर प्रखंड के गंगरा गांव में, जहां लगभग 700 साल यानी 700 वर्षों से शराबबंदी है। तो बिहार में शराबबंदी है कब से? 700 वर्षों से। तथा जीवन उन्नयन के लिए बाबा कोकिल चंद का त्रिसूत्रीय संदेश है, 3 सूत्र का संदेश है, यानी 3 चीजें उन्होंने अपने फॉलोअर को बताया है। शराब से दूर रहना,
पहला नो ड्रिंक, दूसरा है नारी का सम्मान करना, और तीसरा है अन्न की रक्षा करना। ठीक है, ये तीन चीजें इन्होंने स्थित है। कहाँ पे ये स्थित है? गिद्धौर प्रखंड का गंगड़ा गांव, जहाँ पे बाबा कोकिलचंद धाम स्थित है। मुंगेर जिले में, बांका जिले में, जमुई जिले में, सारण जिले में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जमुई जिले। याद रखेंगे कहाँ पे? तो जमुई जिला में। ठीक है, कोकिलचंद, बाबा कोकिलचंद। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए, यानी कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रावधान है। फिर तीसरा है पंचायत समिति की कार्यवाही 5 वर्ष की होती है। और चौथा है पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। इसका क्या आंसर होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 50,000, ब्लॉक स्तर पे 50,000, और कार्रवाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 5,000। क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्तर पे 5,000, ना कि 50,000। ठीक है, तो ये भी यार, तो प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रावधान है, ना कि 50,000 की जनसंख्या पर। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है पंचायती राज्य की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद होती है। इस परिषद के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है तथा 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है। बिहार में जिला परिषदों की बैठकें अनिवार्यतः 1 वर्ष में 3 बार होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समितियों का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। कौन सा कथन असत्य है? तो पंचायती राज्य की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद होती है, ये बात तो सही है। ऊपर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, फिर ब्लॉक लेवल पे, और उसके बाद पंचायत यानी कि ग्राम लेवल पे, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है? 50,000 में से एक सदस्य का चुनाव होता है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, और बिहार में जिला परिषदों की बैठकें अनिवार्यतः 1 वर्ष में 3 बार होती है, जो कि गलत है। यहाँ पे होगा 4 बार। और इनका काम क्या होता है? तो नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करना। इनका काम क्या होगा? इन दोनों का नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी होती है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। कौन सा गलत होगा इसमें से? असत्य कौन सा है? तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये जो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी के प्रधान को मुखिया कहते हैं, ये सत्य है। ये जो ग्राम पंचायत एक तरह से विधायिका होती है। विधायिका मतलब जहां पे विधि बनाई जाती है, कानून बनाई जाती है, लेजिस्लेशन, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है। 21 वर्ष नहीं बल्कि 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम कचहरी न्यायपालिका की तरह होती है और सबसे निचले स्तर पर इसका गठन किया जाता है, तो ये भी सत्य है। अगला निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। बिहार प्रशासनिक व्यवस्था में कुल 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है, 234 प्रखंड है। कौन सा सत्य है? आंसर होगा बिहार प्रशासनिक व्यवस्था में कुल 234 नहीं बल्कि 500। याद रखेंगे कितना? 534। अगला है ब्रह्मयोनी हिल यानी पहाड़ी, बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी, गया, नालंदा, रोहतास, नवादा। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गया में। याद रखेंगे ब्रह्मयोनी हिल। अब गया के बारे में एक चीज और याद रखेंगे, फल्गु नदी के तट पे कौन सा नगर बसा है? तो गया। ठीक है, अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? उत्तर बिहार की, आपको पता होगा बिहार इस तरह से,
बिहार को गंगा नदी दो भागों में बांटती है, तो ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला, नॉर्थ बिहार जो है, इसकी जो जलवायु है वो किससे की जाती है, तो याद रखेंगे CWG से। किससे? CWG से। अगला है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार तांबा, लिथियम, चूना पत्थर, बॉक्साइट। तो कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। रोहतास और कैमूर जिलों में ये फैला हुआ है कैमूर पठार। और बंजारी में सीमेंट उद्योग के लिए यहीं से जाता है चूना। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, बंजारी में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर कहाँ जाता है? तो कैमूर पठार से। अगला है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम, सुखना, सांभर, कामा। आंसर होगा अनुपम झील। कौन सा? अनुपम झील। और एक चीज याद रखेंगे, अनुपम झील कैमूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कैमूर में। ठीक है, यह कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में ही स्थित है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बाकी आपको एक और चीज याद रखना है, जैसे सुखना झील है, सुखना झील कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। कामा झील कहाँ है? हरियाणा में। कामा झील हरियाणा में। और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। तो ये चारों फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? मुंगेर में कौन सा है? वाल्मीकि, भीम बांध, राजगीर, गौतम बुद्ध। आंसर हो जाएगा भीम बांध। ठीक है, तो याद रखेंगे लगभग 680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भीम बांध, मुंगेर जिले में स्थित है। अगला है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में बताया गया है कि बिहार में कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3.5 करोड़ या 4.5 करोड़। आंसर हो जाएगा 2.5 करोड़। याद रखेंगे कितना? 2.5 करोड़। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बजट में कितने रुपए का बजट था, तो 2,79,000 करोड़ का आपको पहला प्रश्न ही बताया गया है इस तरह का। दूसरा कि 2.5 करोड़ लोग उठे हैं गरीबी रेखा से ऊपर। तीसरा, वित्त वर्ष जो है इस बार उसमें वृद्धि दर कितना है? तो 10.64%, यानी कि 10.5% से भी ज्यादा का वृद्धि कर रहा है बिहार। और एक चीज याद रखेंगे कि जो पिछले साल का जो बजट है वो इस साल का जो बजट है इसमें कितने का अंतर है? तो 16,840 करोड़ का। कितना? 16,840 करोड़, लगभग 17,000 करोड़ बढ़ा दिया गया है इस बार। इस बार हो गया है कितना? 2,79,000 करोड़ का। 2,79,000 करोड़। अगला है बरार राज्य से संबंधित राजवंश था। बरार, इमाद शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, बरीद शाही। तो बरार राज्य से संबंधित कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा इमाद शाही, बरार। ये याद रखेंगे। बीदर से है बीदर शाही। बीदर से कौन सा है? बीदर शाही। नाम से ही आपको स्पष्ट है। ठीक है, इसके बाद गोलकुंडा का कौन सा है? गोलकुंडा का कुतुब शाही। अहमदनगर का निजाम शाही। बीजापुर का आदिल शाही। और बरार का इमादी शाही, इमाद शाही। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इमाद शाही। आपको ये भी याद रखना है कि बरार राज्य के जो राजवंश है इमाद शाही, इसके इस राजवंश के संस्थापक कौन है? तो फतेह उल्लाह इमाद शाह। बीजापुर के जो आदिल शाही वंश है उसके कौन है? तो यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर के निजाम शाही वंश के कौन है संस्थापक? मलिक अहमद। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का कुली कुतुब शाह। और बीदर के बीदर शाही वंश का अमीर अली बरीद। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, अगला है ब्राह्मणों के प्रति उदारता। युक्ता, प्रादेशिका और राजुक, इन तीनों के बारे में। ब्राह्मणों के प्रति उदार रहना चाहिए, युक्ता की नियुक्ति, प्रदेशिका की नियुक्ति, राजुक की नियुक्ति होना चाहिए। इनका काम होगा धर्म का प्रचार करना। धर्म मतलब नैतिक, नैतिक चीजों के बारे में बताया जाता था धर्म के अंतर्गत। ताकि धार्मिक चीज नहीं था, बल्कि क्या था? मोरल चीज। माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, इस तरह का चीज, ताकि
जो अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य है वो किसी तरह से कहीं पे भी विद्रोह ना हो, शांतिपूर्वक लोग संतुष्टि के साथ, धैर्य के साथ और आनंद में रहे। ठीक है, तो इसलिए ये जो धम्म का प्रसार है ये याद रखेंगे, हर 5 साल में करने के लिए, धम्म का प्रसार करने के लिए युक्ता, प्रादेशिका, राजयुग के बारे में बताया गया है, जो कि साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाते थे। तो ये बात किस शिलालेख में लिखा गया है? शिलालेख 1, 2, 3 या 4? आंसर हो जाएगा 3, याद रखेंगे। कौन सा? 3, शिलालेख 3 में। ठीक है, राजा देवनाम प्रिय प्रियदर्शनी इस प्रकार क्या बोलते हैं कि मेरे प्रभुत्व में हर जगह युक्ता, राजुक, प्रादेशिकी, प्रादेशिका इसी उद्देश्य के लिए नैतिकता के साथ साथ अन्य शिक्षाओं के लिए हर 5 वर्ष में एक पूर्ण दौरों पर निकलेंगे। ठीक है, और बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए: माता पिता की आज्ञा का पालन करना, मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों तथा ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदारता सराहनीय है, पशुओं की हत्या से विरत रहना श्रेयस्कर है, व्यंग में संयम, संपत्ति में संयम सराहनीय है, व्यय में संयम यानी खर्च में, और संपत्ति ना ज़्यादा खर्च करना, ना ज़्यादा संपत्ति अर्जित करना, इस तरह। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? आपको पता होगा 3 प्रेसिडेंसी के बारे में आपने सुना होगा: बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की थी। लेकिन इसके बाद एक और हुआ आगरा प्रेसिडेंसी। तो ये आगरा वाला जो चौथा प्रेसिडेंसी है ये कब आया था? ठीक है, ये कब आया था, किससे अलग करके आया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी को ही विभाजित कर दिया गया था। तो बंगाल वाले को ही, यानी कि वही कलकत्ता वाला, बंगाल वाला को ही विभाजित करके क्या किया गया था? आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया था। और ये जो प्रेसिडेंसी बनाया गया था, तो ये आगरा प्रेसिडेंसी में, यानी कि बंगाल में, बंगाल से उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया गया था। तो कब किया गया था? 1832, 33, 34, 35? इसका आंसर हो जाएगा 1833 में। याद रखेंगे कब? 1833 में। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। अन्य 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, बंबई, मद्रास थी। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर किसे बनाया गया था? तो सर सीटी मेटकॉफ को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि आंसर में आपको 1833 का एक्ट याद रखना है, क्योंकि 1833 में ही ये एक्ट आया था। लेकिन बनाया कब गया था? तो आधिकारिक रूप से 14 नवंबर 1834 को बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखें। लेकिन आंसर इसका 1833 ही दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे, क्योंकि एक्ट ही आया था 1833 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? अच्छा, पिछला जो प्रश्न है इसमें ध्यान में रखेंगे, इसमें अगर आपको अधिनियम दे दिया जाए, अगर एक्ट दे दिया जाए किस एक्ट के तहत, तो ये भी याद रखेंगे, चार्टर एक्ट 1833 का नाम। ठीक है, अगला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का काम क्या होता था? कंपनी को डायरेक्ट करना, निर्देशित करना कि आपको कंपनी को किस तरह से आगे बढ़ाना है। लेकिन जो कंट्रोल वाला था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका काम होता था कि किस प्रकार से युद्ध लड़ना है, किस प्रकार से भारत में शासन को और फैलाना है। इस तरह की नीतियां बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा निर्धारित की जाती थी, बनाई जाती थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया। तो कौन से अधिनियम? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट एक्ट 1781, चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया। इंग्लैंड में एक विभाग का गठन किया गया, कौन सा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे, जिसका मुख्य कार्य क्या था? डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना। ठीक है, और ये डायरेक्टर्स कौन होते थे? जो कंपनियों के लिए नीति बनाते थे कि कंपनी को किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन उनकी नीतियों को थोड़ा सा, उनके पावर को क्या किया गया,
पावर को थोड़ा सा ये अलग करके इनके पावर को और एक अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, स्थापना किया गया। अगला है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? कब कब पारित किए गए थे, ये भी हो सकता है। ऑप्शन है 1835, 67, 78, 8, 1908, 1854, 64, 72, 10, 54, 72, 1908, 1910, 67, 1908, 1910, 1919। आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो आपको इसमें पहला ऑप्शन नजर आ जाएगा। 1835 में 1835 में भी मीडिया को कंट्रोल किया गया था, 1867 में भी किया गया था, 1878 में भी किया गया था और 1908 में भी किया गया था। ठीक है, तो ये चारों याद रखेंगे। कब कब? 1835 में विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था। फिर प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया था 1867 में। ठीक है, 35 हो गया, 67 हो गया। इसके बाद लीटन के टाइम में 1878 में क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया जाता है, जिसके तहत बिना सरकार के इजाजत के कोई भी पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया था प्रेस पर नियंत्रण के लिए, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। ठीक है, लोगों को अगर सरकार के खिलाफ आप भड़काते हैं, अगर इस प्रकार की बातें अगर आपके प्रेस के माध्यम से अगर छापी जाती है आपके न्यूज़पेपर में या किसी भी तरह की मीडिया आउटलेट में, तो उसके तहत आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो कौन कौन हो गया? 1835, 1867, 1878, 1908। अगला है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मैकाले, हेक्टर मुनरो, सर लियोनियल कार्टिस। कौन सा हो जाएगा? सर लियोनिल कार्टिस। डायरेक्ट कार्टिस भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन पूरा नाम है सर लियोनिल कार्टिस। द्वैध शासन डायरकी। आंसर क्या हो जाएगा? सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इनके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाक्य पूछा गया है प्रश्न ये स्टेट पीसीएस में। तो आपसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किनका है? सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनजी रंगा। आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा है? क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पर पृथक मताधिकार हो? ठीक है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कैंडिडेट हो और सिर्फ मुस्लिम उसको वोट करे, हिंदुओं के लिए केवल हिंदू हो जिसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट करे। इस तरह की प्रणाली कहीं भी दूसरे अन्य स्वतंत्र देश में नहीं देखा जा सकता है। इसी पे उन्होंने टोंट किया था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए, हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? कौन सा देश? अंग्रेज मतलब ब्रिटिश भारत वर्सेज ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान का मेल होने का कारण क्या था? किसका डर था कि इन दोनों में दोस्ती हुई? ठीक है, एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना 19वीं शताब्दी में। आंसर ऑप्शन है अफगानिस्तान, ईरान, फ्रांस, रूस। आंसर क्या हो जाएगा? रूस का डर था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तुर्कोमनचाई की संधि हुई थी, ये डेट याद रखेंगे आप, इसका मतलब ईयर याद रखेंगे। तुर्कोमनचाई की संधि 1828 ईस्वी में हुई थी।
और इसके तहत क्या हुआ था, रूस और ईरान के बीच में एक संधि होती है, तुर्कोमनचाई की संधि। आप अगर अच्छे से, आप लोगों ने अगर मैप देखा होगा तो मध्य एशिया में अगर आप देखेंगे तो मध्य एशिया में जो अभी वर्तमान समय में 5 देश है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला जो 5 देश है, इनके आप अगर देखेंगे पूर्व में तो आपको नीचे में आपको अफगानिस्तान नजर आ जाएगा, पाकिस्तान जो वर्तमान समय में पाकिस्तान नजर आ जाएगा, और एक तरफ ईरान नजर आ जाएगा, और उसके बाद अरब सागर नजर आएगा। तो अरब सागर तक रूस अपना रास्ता लेना चाहता था, लेकिन ईरान भी मजबूत था और इधर अफगानिस्तान भी थोड़ा मजबूत ही था, लेकिन रूस और अफगानिस्तान का जो संबंध था, इसको लेकर के अंग्रेज भयभीत थे कि कहीं अगर अफगानिस्तान रूस का साथ दे दिया तो रूस तो भारत की बाउंड्री पे आ जाएगा और उसके बाद रूस को हराना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक संधि करके इसे बफर स्टेट बना लिया, अफगानिस्तान को बफर स्टेट बना लिया। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो तुर्कोमनचाई की संधि भी याद रखेंगे, भारत संकट में है, इसका नारा भी दिया गया था। चलिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पुनः जजिया किसने लगाया है, फर्रुखसियर। मसूलीपट्टनम पर अधिकार किसने किया, फोर्ड। सती प्रथा निषेध अधिनियम किसने लाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास्ता का अंत किसने किया, मेलकम। कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं कौन सा है, दास्ता का अंत मेलकम नहीं है, कौन है, एलन बरो। कब, 1843 में, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। मानव के द्वारा सबसे पहला जौ, ये याद रखेंगे। टोटल 8 खाने वाला फसल था, खाने लायक फसल कितना था, 8। सबसे पहला कौन था, तो जौ, सबसे पहले जौ। चलिए, अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से, सरायनाहर राय से, दमदमा, महदहा, लंघनाज। कहां से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दमदमा से, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, कहां से, दमदमा से, ये याद रखेंगे, दमदमा से 3 मानव कंकाल। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कब दी गई थी, श्रावस्ती में, मतलब कहाँ दी गई थी, श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में, याद रखेंगे, कहाँ पे, वैशाली में। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। पहली व्यक्ति स्त्री कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, इनकी सौतेली मम्मी थी, यानी कि सौतेली माँ, ठीक है। चलिए, अगला है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा भेद करने वाला, विशेष रूप से भेद करने वाला, विभेदक, वि मतलब विशेष, स्पेशली, विशेष भेद करने वाला कौन सा है, आस्तिक और नास्तिक में। ईश्वर की सत्ता में आस्था, यानी आस्तिक क्या मानते हैं कि ईश्वर ही सबसे ऊपर है, उन्हीं का सत्ता है। नास्तिक मानते हैं कि ईश्वर का सत्ता नहीं है, ईश्वर नाम का कोई चीज ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है ईश्वर का। फिर आस्तिक पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है, लेकिन नास्तिक पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। आस्तिक वेद को मानते हैं कि वेद का जो, वेद में जो भी लिखा है वो ऑथेंटिक है, वो रियल है, वो प्रमाणिक है, और नास्तिक इस पे विश्वास नहीं करते हैं। इसके बाद आस्तिक स्वर्ग और नर्क की सत्ता में विश्वास करते हैं कि स्वर्ग भी है, मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे या फिर नर्क में जाएंगे, इस तरह की बात। और नास्तिक इन अवधारणाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, स्वर्ग नर्क की। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्पेशल है, आस्तिक और नास्तिक में कौन सा विशेष रूप से अंतर बताने वाला है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया जाना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ठीक है, ये याद रखेंगे। वेद को मानने वाला आस्तिक, वेद को नहीं मानने वाला नास्तिक, ठीक है।
और जो नहीं भी मानता है फिर भी वो, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आप देखते हैं, तो ऐसा नहीं था कि बुद्ध नास्तिक थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। वेद को आप नहीं मानते हैं इसीलिए आप नास्तिक बुद्ध को कह सकते हैं कि वो वेद को नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेशलाइज जो अंतर है आस्तिक नास्तिक में, ये हालांकि इन सभी में है। कहीं आप अगर देखेंगे ईश्वर की सत्ता में आस्था, इसे भी माना जा सकता है अंतर, पुनर्जन्म में भी, स्वर्ग नरक में भी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, विशेष है, वो कौन सा है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान इक्वली महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, भगवत गीता, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, मीमांसा। क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भगवत गीता। ये क्या कहता है भगवत गीता? ज्ञान भी, कर्म भी और भक्ति भी, इन तीनों के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप, तो आंसर क्या होगा? भगवत गीता, भगवत गीता। लेकिन अगर आप वेदांत को देखते हैं, वेदांत, वेदांत मतलब क्या होता है? वेद का अंत, जैसे उपनिषद। ठीक है, तो अगर आप वेदांत को देखते हैं तो वेदांत में आपको देखने को क्या मिलेगा? वेदांत में केवल भक्ति को, वेदांत में केवल भक्ति को ही माना गया है, यानी कि प्रमुख रूप से भक्ति को दिया गया है। भगवत गीता में तीनों दिया गया है, तीनों का महत्व दिया गया है। और विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत और मीमांसा, इन दोनों के बारे में याद रखेंगे कि मीमांसा में केवल कर्म को महत्व दिया गया है, केवल कर्म को। ठीक है, और विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में भक्ति को दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, भक्ति को अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी का, इसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, इसमें भी है भक्ति का, लेकिन मीमांसा कर्म को प्रधानता देता है। भगवत गीता में तीनों को समान महत्व दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? काबुल, सरहिंद, लाहौर, कालानौर। आंसर हो जाएगा कालानौर में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 14 फरवरी 1556 को, वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी 1556 को कालानौर नामक स्थान पर, उस समय आयु कितनी थी अकबर की? तो 14 वर्ष से भी कम थी। ठीक है, अब एक चीज इसमें और भी आप याद रख सकते हैं, जैसे 14 फरवरी 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर का शासन किसने किया था? अकबर। हालांकि अकबर को गद्दी पर बैठा करके जो वास्तविक सत्ता है वो किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में। ठीक है, लेकिन 1560 से लेकर के 1562 तक ये महामंगा, ठीक है, महामंगा, इसकी महामंगा जो थी वो, उसे कहा जाता है पेटीकोट शासन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पेटीकोट शासन। तो पेटीकोट शासन कब से कब तक रहा था? 1560 से 62 तक। लेकिन 1562 के बाद आप देखते होंगे 1563 से, आप अगर देखेंगे 1563 से, तो 1563 के बाद अकबर एक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है, पेटीकोट शासन का टाइम पीरियड 1560 से 1562। ठीक है, महामंगा उस समय में मेन वास्तविक सत्ता उनके हाथों में था। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? शुजात खां, फिरोज शाह, इस्लाम शाह, मोहम्मद शाह आदिल। शेर शाह का के बाद कौन गद्दी पे बैठा था? आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। याद रखेंगे, शेर शाह का बेटा कौन था? इस्लाम शाह, जिसका नाम था जलाल खां, इस्लाम शाह। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट, क्रिप्स, रोल एक्ट कमीशन, साइमन कमीशन, किसके रिपोर्ट पर आधारित था? तो आपको 3 याद रखने हैं। पहला, साइमन कमीशन की भी रिपोर्ट,
सैमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन के बाद एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र, तो श्वेत पत्र भी जारी किया गया था। और इन तीनों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था। तो आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? मतदान किसने किया था? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मतदान किसने किया था। अब भारत विभाजन के बारे में एक होगा प्रस्ताव, प्रस्ताव प्रस्ताव आया होगा तभी तो मतदान किया होगा। तो प्रस्ताव लाने वाले कौन थे? प्रस्तावक कौन थे? एक ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रस्तावक कौन थे। और एक ये बोला जा सकता है कि उसको अनुमोदन किसने किया था? अनुमोदन किसने किया था? ठीक है, इसका अनुमोदन किसने किया था? तो प्रस्ताव कौन सा है? भारत विभाजन के विपक्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पेश किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्ताव पेश किया था किसने? तो गोविंद बल्लभ पंत। ये यूपी के पहले प्रधानमंत्री हैं, यूपी के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने पेश किया था, गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है, भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान करने के लिए। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अबुल कलाम आजाद ने क्या किया था? अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने क्या किया था? सपोर्ट किया था। विपक्ष में मतदान नहीं किया था बल्कि सपोर्ट किया था। विपक्ष में मतदान खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है, विपक्ष में और किस किस ने मतदान किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, इसके अलावा डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन तीनों का नाम इंपोर्टेंट। चलिए, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? यानी कि संसद के रूप में इंटरिम पार्लियामेंट कौन बनी थी? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, अंतरिम सरकार, संविधान सभा, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। कौन हो जाएगा आंसर? संविधान सभा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, संविधान सभा ही बनी थी। जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक। अगला है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि भारत का विभाजन नहीं करिए। क्या सुझाव दिया था? स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। क्या विकल्प दिया था? कि भारत का विभाजन मत कीजिए, पाकिस्तान मत बनाइए, बल्कि क्या कीजिए? तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दीजिए, जिन्ना को ही बनाने दीजिए सरकार, प्रधानमंत्री जिन्ना को ही बनने दीजिए, ना कि नेहरू को। ये बात किसने कहा है? गांधी जी ने। किसके? माउंटबेटन को कहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हालांकि इनकी बात को लेकर के ना नेहरू तैयार थे ना जिन्ना तैयार थे। अगला है गांधी, अच्छा इसमें भी आपको बाकी है, आपको अगर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लगे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या किस किस तरह से इन्होंने कहा है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करती है तो मेरी लाश के ऊपर से बंटवारा करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अब उस परिस्थिति के हिसाब से फिर आगे चल के बात, परिस्थिति बदल जाती है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। अब ये जो बाल्कन प्लान है, बाल्कन प्लान क्या था? तो बाल्कन प्लान यूरोप में लागू किया गया था। ठीक है, तो यूरोप में क्या किया गया था? बड़े बड़े देशों को, ठीक है, बड़े बड़े देशों को ब्रिटेन के द्वारा, यानी कि यूके के द्वारा या फिर यूएसए के द्वारा, यानी कि बड़े बड़े महाशक्तियों के द्वारा, प्रथम विश्व युद्ध के आसपास में अगर आप देखते हैं, बड़े क्या होता है कि बड़े बड़े महाशक्तियों के द्वारा किसी भी देश को विभाजित करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। चाहे वो बड़ा देश हो या छोटा देश हो, उसको और भी छोटा छोटा कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया था? तो इनका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, या तो इसमें धार्मिक स्वार्थ, यानी कल्चरल हो, या इकोनॉमिक हो, या फिर आप कह सकते हैं सैनिक हो, कि कोई भी उद्देश्य के तहत
ठीक है। खास करके जो विभाजन किया गया था वो रूस का जो बढ़ता हुआ अ, स्तर था, लेवल था, तो रूस के बढ़ते हुए स्तर को एक प्रकार से रूस से अन्य देश प्रभावित ना हो, इसलिए उन देशों को तोड़ ही दिया जाता था। ठीक है, धर्म के आधार पे या किसी भी आधार पे। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो देशों को विभाजित करने की जो प्लान थी, यही है बाल्कन प्लान। ये भारत का भी विभाजन इसी तरह से करने की बात कही गई थी कि भारत को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और उन राज्यों को या फिर उन राजाओं को यह कहा जाए कि आप जिससे मिलना चाहे मिल सकते हैं, स्वतंत्र रहना चाहे तो भी रह सकते हैं। यानी कि आप टुकड़ों में बांट दिए, आप बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिए, यही है बाल्कन प्लान। तो ये किसके मस्तिष्क का उपज था, यानी कौन ये इस तरह का आइडिया दिया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। हालांकि इन्हें कहा गया था कि आप जहां तक हो सके आप भारत को एक बनाकर रखें, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, तो इस तरह से इन्होंने फैसला किया, 133 इंटरव्यू लिया भारतीय नेताओं के साथ और उसके बाद ऐसा प्लान बना दिया। चलिए, अगर भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, भारत की आज़ादी वाला जो बिल था, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, विधेयक है, ये बिल है, लेकिन अगर इसमें अगर क्या होगा, राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल का सिग्नेचर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चीज क्या होता है, मसौदा, ड्राफ्ट। कोई भी चीज पहले मसौदा होता है, ड्राफ्ट होता है, उससे फिर पेश किया जाता है तो बिल कहा जाता है, और उसे जब साइन करके उसे लागू किया जाता है, उसे एक्ट के रूप में लागू किया जाता है। तो ये जो बिल है, भारत स्वाधीनता विधेयक, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, इसे राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ब्रिटिश राजा के द्वारा किसे कब इसे स्वीकृति दी गई थी? 1947 में। कब? 18 जुलाई, 20 जुलाई, 19 जुलाई या 21 जुलाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को। ये याद रखेंगे, कब? 18 जुलाई को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। वहां पे भी लोकसभा और राज्यसभा होती है, ब्रिटेन में भी। लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, कॉमन लोगों का, कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि राज्यसभा के तहत लॉर्ड्स। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बिल आया था 4 जुलाई 1947 को, इटली के द्वारा पेश किया गया था। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स से इसे पारित किया गया। ठीक है, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पारित किया गया, और 18 जुलाई को, याद रखेंगे, इसे सिग्नेचर करके इसमें सिग्नेचर किया गया, यानी कि राजकीय स्वीकृति दिया गया। ठीक है, राजकीय स्वीकृति कब दिया गया? 18 जुलाई को। तो ये डेट याद रखेंगे। 4 जुलाई को पेश किया गया, 4 जुलाई को पेश किया गया, इसके बाद 15 जुलाई को, 15 जुलाई को, उसके बाद 16 जुलाई को। 15 जुलाई को कहाँ पे? तो 15 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और 16 जुलाई को 15 जुलाई का हाउस ऑफ कॉमन्स में, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और 18 जुलाई को याद रखेंगे कि सिग्नेचर किया गया था। तो यानी कि आपको ये सारा डेट याद रखना। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत, जब तक मर न जाए, मरण पर्यंत, जब तक वो मर न जाए, उपवास रखा था। और ये जो उपवास प्रधानतया क्यों किया गया था, किस लिए मुख्य रूप से किया गया था 1932 वाला महात्मा गांधी जी का ये उपवास? गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई थी, इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, इसीलिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, इसीलिए, या इस संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो गांधी जी जो अनशन किए थे, पिछले सेट में मैंने आपको एक कोड वर्ड आपको बताया था कि कौन सा ये कोड वर्ड था, कि अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो पंजाब सरकार, बाकी जो भी सरकारें हैं, ब्रिटिश सरकार, उन तक ये कोड वर्ड भेजेगी कि गांधी जी की मृत्यु हो चुकी है अनशन के दौरान। तो ये वाला जो था, ये किस लिए था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया था, इसीलिए इन्होंने उपवास रखने का प्रण किया था। लेकिन फिर पूना में समझौता हो जाता है, पूना समझौता, और उसके बाद फिर ये जो है सो अपना उपवास तोड़ देते हैं।
अगला है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, इसका नाम चेंज किया गया था हरिजन सेवक संघ। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, या बी डी बिरला, या एम के गांधी? इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? जी डी बिरला। ठीक है, पूरा नाम याद रखेंगे, घनश्याम दास बिरला। क्या? घनश्याम दास बिरला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जो बम्बई मैनिफेस्टो था, जो 1936 में हस्ताक्षर करके बनाया गया था, वो समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ठीक है। दूसरा है, इसको समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। अब आपको बताना कौन सा कथन सही है। एक, एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा एक और दो, दोनों। ठीक है, बम्बई मैनिफेस्टो समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। क्यों? क्योंकि ये पूंजीवादी लोगों का ये ग्रुप था। ठीक है, ये जो मैनिफेस्टो था ये पूंजीवादी लोगों के द्वारा तैयार किया गया था, तो ऑब्वियसली समाजवादी आदर्श के प्रतिपादन का विरोधी ही होगा। और दूसरा कि इसको समस्त भारत से व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिलेगा ही। ठीक है, ऑब्वियसली जो भी व्यापारिक वर्ग है पूंजीवादी वर्ग है। अगला है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? सांप्रदायिक अवार्ड में कितना सीट था दलित वर्ग को, और पूना पैक्ट के में कितना सीट हो गया? तो ऑप्शन है 71, 147, 74, 179, 78, 180, 78, 169। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 71। सांप्रदायिक अवार्ड में दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आपको 71 सीट रिजर्व कर दी गई दलित वर्ग के लिए। लेकिन फिर पूना पैक्ट होता है गांधी जी के साथ, और इसे बढ़ा करके 148 कर दिया गया था। लेकिन अब कहीं कहीं पे 148 है, कहीं पे 147 है, तो कंफ्यूज ना करें। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। कुछ पुस्तकों में यहाँ पर भी आपको स्पष्ट रूप से दिया है कि कहीं कहीं पर यह 147 मिलता है, कहीं कहीं पे 148 मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ कितना कितना सीट रिजर्व किया गया था 148 में, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बिहार और उड़ीसा का याद रखना होगा। बिहार और उड़ीसा उस समय में क्या था? एक संयुक्त प्रांत था। 1936 में आगे चल के विभाजित हुआ था। तो बिहार और उड़ीसा में 18 याद रखेंगे। कितना था? बिहार और उड़ीसा में 18 सीट। ठीक है, बिहार और उड़ीसा में 18 सीट था। टोटल 148 या 147 याद रखेंगे। उसमें से 18 सीट कहाँ किस लिए था? तो बिहार के लिए था। तो बचा कितना? 130 सीट। 130 सीट बाकी के लिए याद रखेंगे, 18 बिहार के लिए। ठीक है, और सर्वाधिक मद्रास और बंगाल के लिए 30-30 सीट याद रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मध्य प्रांत यानी एमपी और संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी, दोनों में 20-20 सीट, ये भी याद रख सकते हैं। एमपी यूपी में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में 20-20 सीट, बंगाल और मद्रास में 30-30 सीट। ठीक है, इसके बाद बिहार और उड़ीसा में 18 सीट, बम्बई में 15 सीट, सिंध और बम्बई में 15 सीट, पंजाब में 8 सीट, असम में 7 सीट। याद करने को तो बहुत कुछ आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको बिहार का कम से कम याद होना चाहिए। कितना? 18 सीट। अगला है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है राष्ट्रपति जो बने थे? ऑप्शन है राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। अब इसी को आगे पीछे करके आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी के बाद कौन बने थे? एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन। इसके बाद कौन बने थे? जाकिर हुसैन। ये याद रखेंगे, जाकिर हुसैन बने थे। और उसके बाद कौन बने थे? बीबी गिरी। बीबी गिरी। तो क्या होगा आंसर? चौथा आंसर हो जाएगा। कौन सा? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री, महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक,
धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो महा के बाद अश्व लगा दिया गया, यानी कि घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा, और यानी गज मतलब हाथी। तो दोनों कैसे होगा? महाअश्वपति किसका था? तो अश्व सेना का। किसका? अश्व सेना का, घुड़ सेना का अध्यक्ष। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, रवि कृति, किरेतारुजनम, भारवी, दस कुमार चरित, दंडिन, मृच्छकटिकम, शूद्रक। कौन सा होगा? प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन। कौन है? हरिसेन। बाकी सब सही है। किरातार्जुनम, भारवी, दस कुमार चरित्र, दंडिन, मृच्छकटिकम, शूद्रक। अगला है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली गयासुद्दीन तुगलक, शेरशाह, सिकंदर लोदी, अकबर। तो जाप्ती प्रणाली किसका है? आंसर हो जाएगा अकबर का। किसका? अकबर का। जाप्ती प्रणाली अकबर का। ठीक है, चलिए अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? दो बार। 4, 20, 12, 28। आंसर होगा 12। दो बार कितना? 12 दांत। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किसका फसल की प्रजाति है? किस फसल की प्रजाति है काशी लालिमा? गाजर, प्याज, भिंडी, टमाटर। आंसर क्या होगा? भिंडी। कौन सा? भिंडी का। काशी लालिमा भिंडी का। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से होता है 226 दिन या 34 सप्ताह का, 246 दिन या 36 सप्ताह का, 266 दिन या 38 सप्ताह का, 286 दिन या 40 सप्ताह का। कितना हो जाएगा? 266 दिन या 38 सप्ताह। ठीक है, ये याद रखेंगे, 38 सप्ताह या 266 दिन। अगला है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकुश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। त्वक, युग्मन, पर परागन, सजात पुष्पी परागन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सजात पुष्पी परागन। ठीक है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागन। ठीक है, पौधा एक ही है, पौधा में एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ है, यहां से निकला इस फूल में आ गया, तो पौधा एक ही है, तो सजात पुष्पी परागन। प्रतिजन, एंटीजन, ऐसा पदार्थ है जो शरीर ताप का कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिजन, एंटीजन क्या होगा? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, याद रखेंगे एंटीजेंस। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, अकार्बनिक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का एक्स, स्त्री का वाई। पुरुष का एक्स, स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स, स्त्री का वाई। तो क्या होगा आंसर? पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। तो बालक के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो पिता होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि समाज में स्त्रियों को दोष दिया जाता है, लेकिन उत्तरदायी कौन है? पुरुष। क्यों? क्योंकि मनुष्य के कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का एक्स और स्त्री का, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? बंदर, तितली, चीता, छिपकली। लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते हैं? तो छिपकली में। किसमें? छिपकली में। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरणीय ताप से लिंग निर्धारण होता है छिपकलियों का। ठीक है, तापमान, पर्यावरण का कितना तापमान है उससे। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है?
तो बाकी सबको सिखाया जा सकता है, किसे सिखाया नहीं जा सकता है? बनमानुस, कुत्ता, तोता, डॉल्फिन, किसे नहीं सिखाया जा सकता है? सिंपल में ये है प्रश्न। आंसर हो जाएगा कुत्ता को। कुत्ता को भाषा का यूज करना सिखाया नहीं जा सकता है, अभी तक नहीं गया है। बाकी सब में थोड़ा बहुत सफलतापूर्वक किया गया है। चलिए, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह भालू कैसा क्या होता है? कौन सा भालू होता है जो गलियों में तमाशा दिखाता है? रीछ, भूरा भालू, सूरी भालू, बिलार भालू। आंसर होगा रीछ। ठीक है। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? आपको पता होगा मनुष्य का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? तो बंदरों से हुआ है। ठीक है। तो बंदरों से तो हुआ है, लेकिन मनुष्य में ऐसा क्या स्पेशल चीज है? ऑप्शन है जानने की इच्छा प्रकट करना, घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे ढोड़ी का बाहर निकलना। तो आंसर होगा जानने की इच्छा प्रकट करना। ठीक है, जानने की इच्छा प्रकट करना। ठीक है। समाज में क्या हुआ है? समाज में आप देखेंगे कि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बाद देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद आप वैदिक सभ्यता देखते हैं, इसके बाद आप महाजनपद काल देखते हैं, इसके बाद आप गुप्त काल देखते हैं, महाजनपद काल के बाद मौर्य काल आप देखते हैं, मौर्य के बाद आप गुप्ता तक आ जाते हैं। आप देखेंगे कि हर में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर जानने की इच्छा है, और जानने की इच्छा के कारण क्या हो रहा है? वैज्ञानिक वैज्ञानिक खोज हो रही है, वैज्ञानिक खोज हो रही है, और संस्कृति का जो जीवन रस है वो क्या हो रहा है? वो एक्टिव हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर आप देखते हैं, सिंधु घाटी और वैदिक, ये दोनों, चूंकि इनका वैसा कुछ आपको हिस्टोरिकल वो नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर मौर्यन से देखते हैं या महाजनपद काल से देखते हैं तो आपको ये लोहे की खोज दिखाई देती है। उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे यहाँ डॉक्टर्स थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, अलग अलग प्रकार के एस्ट्रोलॉजर थे। तो आप देखते हैं कि समाज में प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान का बहुत ज्यादा आप देखते हैं। वो क्यों है? वो सारा चीज क्यों है? क्योंकि लोगों के अंदर जानने की इच्छा है। जानने की इच्छा कहीं ना कहीं वैज्ञानिक चेतना का जन्म करती है, और इसके बाद ही आप देखते हैं कि मनुष्य वानरों से आप मनुष्य को अलग पाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और भी बहुत सारा अंतर है, जैसे बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है, सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी, भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति, ठीक है, एक्सप्रेशन, भौतिक फिजिकल आप एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये मनुष्य में आप देखने को आपको मिलता है। अगला, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, मेढक, कबूतर, तिलचट्टा। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मेढक। याद रखेंगे, उभयचर प्राणी है मेढक। उच्च पारगम्य होता है इसका शरीर। ठीक है, पारगम्य मतलब जहां से ट्रांसफर हो सके, आर पार जा सके। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? दांत वाली वेल में फिनबैक वेल, स्पर्म वेल, ब्लू वेल, हेम्पबैक वेल। आंसर हो जाएगा स्पर्म वेल। ठीक है, 50 फीट के आसपास इसकी लंबाई हो सकती है, 50-55। ठीक है, और वजन भी इसका लगभग 35-40 आपको टन देखने को मिलेगा। तो स्पर्म वेल याद रखेंगे, विशालतम दांत वाली वेल है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन से संबंधित है? महिलाएं, शिशु, त्वचा की बीमारी, वृद्ध। आंसर क्या हो जाएगा? वृद्ध, यानी बूढ़ों से संबंधित है जेरेंटोलॉजी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है सीधे बच्चा नहीं देता? एकिडना से ही, कंगारू, वेल। आंसर क्या होगा? एकिडना। एक और नाम है, एकिडना के अलावा प्लेटिपस का भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, फलों एवं सब्जियों में मोम पायसन, वैक्स इमल्सन का उपयोग किया जाता है। फलों और सब्जियों में चमक लाने के लिए, उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए, उनके पकने की प्रक्रिया में
तेजी लाने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोम पाइथन वैक्स इमल्सन के कारण क्या होता है, जीवन बढ़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ज्यादा लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है गैसोहोल। गैसोहोल क्या है, एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल, प्राकृतिक गैस प्लस एथिल एल्कोहल, एल्कोहल में विलायित कोई गैस, एथिल एल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल। आंसर होगा एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहोल क्या है, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। 10% एथिल अल्कोहल होता है और 90% पेट्रोल होता है, इसी से गैसोहोल बनता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन, मिट्टी में, कांच में, सीमेंट में, कहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा किरोसिन में। याद रखेंगे कहाँ पे, किरोसिन में, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से बनता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट्स। आंसर क्या होगा, पॉलीएमाइड। याद रखेंगे कौन सा, पॉलीएमाइड। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देती है, यह अज्ञात गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है ये गैस, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। कौन सा होगा, अमोनिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग किया जाता है, फिनोल, पीवीसी के, नायलॉन के, पॉलीस्टाइरिन के, बेकेलाइट के। फिनोल का प्रयोग किया जाता है किसका, आंसर होगा बेकेलाइट के। ठीक है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, मानव और मशीन के मध्य ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन, ये जो स्टडी है, इसका जो अध्ययन है, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स, डाइटेटिक्स, क्रायोजेनिक्स, साइबरनेटिक्स। क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा साइबरनेटिक्स। ठीक है, साइबरनेटिक्स। ठीक है, मानव और यंत्र यानी मानव और मशीन के मध्य स्वचलन और कम्युनिकेशन यानी कि संचार का अध्ययन क्या कहलाता है, साइबरनेटिक्स, साइंस ऑफ कंट्रोल। नॉर्बर्ट वीनर, ये भी नाम याद रखेंगे, इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, यंत्र है, मशीन है, जैसे कार है, ऑटोमेटिक कार है जो खुद ब खुद अपना रास्ता तय करती है, या मशीन को हम कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं, यानी उससे संचार स्थापित करना चाहते हैं, उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये वाला जो विज्ञान है वो कौन सा है, साइंस ऑफ कंट्रोल, इसे ही बोला जाता है साइबरनेटिक्स। क्या है, साइबरनेटिक्स। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, या जगदीश चंद्र बोस। आंसर क्या होगा, एस जगदीश चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम है, हरगोविंद खुराना को कब मिला था, 1968 में, सीवी रमन को 1930 में, उनसे पहले मिला था सीवी रमन को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था। ठीक है, तो ये तीनों याद रखेंगे। भारत में अणुबम के विकास में कौन संबंधित है, अणुबम, एटॉमिक, ठीक है, एटम बम। तो एटम बम के विकास में कौन संबंधित है, एपीजे अब्दुल कलाम, राजा रमन्ना, होमी जहांगीर भाभा, कस्तूरी रंगन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा राजा रमन्ना। क्या होगा, राजा रमन्ना। ठीक है, 1974 में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार रहे हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करता है, इंटरनेट, बस सिस्टम का, या स्टार रिंग ट्री। आंसर क्या होगा, इंटरनेट ट्री सिस्टम पे काम करता है, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है,
प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। लेसर, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत कोड, वैद्युत संदीप्ति। क्या होगा आंसर? प्रकाश उत्सर्जक डायोड का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत संदीप्ति। क्या होगा? वैद्युत संदीप्ति। एलईडी का वैद्युत संदीप्ति। आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी यदि वे हों समान आवेग पर, समान धारिता, समान प्रतिरोधिता, समान विभव। किस पे होगी? आंसर हो जाएगा समान विभव पर। याद रखेंगे किस पे? समान विभव पर। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा 3 पिन वाला इस तरह का, 3 प्लग वाला इस तरह का आपने देखा होगा बिजली का। तो ये वाला जो होता है, ये वाला जो है ये किसका है? ये तो ये वाला अर्थ है। क्या है? अर्थ, अर्थिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार सिरे से। ठीक है? बाकी एक लाइव होता है और एक न्यूट्रल होता है और ऊपर में अर्थिंग वाला होता, अर्थ होता। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आयाम माडुलन, आवृत्ति माडुलन, स्पंद कूट यानी नाड़ी संकेत माडुलन, काल विभाग बहुसंकेतन। क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा आवृत्ति माडुलन। क्या होगा? आवृत्ति माडुलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, केवल द्रव के, हीरा के, प्रिज्मों के या सभी पारदर्शी माध्यमों के। रमन प्रभाव, ये जो प्रभाव है ये सभी पारदर्शी, सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर लागू होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि यानी हड्डी और दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? हड्डी दांत के लिए कौन आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस, आयोडीन। आंसर होगा आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन की जरूरत नहीं है, कैल्शियम होना चाहिए, फ्लोरीन यानी और फास्फोरस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 20, 23, 26, 30। आंसर कितना होगा? 23। याद रखेंगे 23 देशों के जो चुनाव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोग आए हैं। ठीक है, चलिए, टोटल 75 गेस्ट थे इस बार के जो चुनाव में आए थे। वो टोटल कितने गेस्ट थे? तो 75। उनमें से 23 अलग अलग देशों के थे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? महिला T20 विश्व कप 2024। भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। याद रखेंगे 9वां संस्करण होगा बांग्लादेश में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ, करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा। यूनिसेफ इंडिया का। ठीक है, यूनिसेफ, UNI, CEF। ठीक है, तो इसका कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान। यूनिसेफ का कौन हो जाएगा? करीना कपूर खान। जेमेरिया मानेल को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जेमेरिया मानेले, जेरेमिया मानेले को कहाँ का पीएम बनाया गया है? मालदीव, सोलोमन द्वीप, सिंगापुर, नामीबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? सोलोमन द्वीप। ठीक है, चाइना के साथ गठजोड़ बढ़ता जा रहा है। अब आप ओशियाना क्षेत्र जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ऊपर जो है आप पैसिफिक ओशियन में देखेंगे तो बहुत सारा वहाँ द्वीप है।
उसे ही क्या बोला गया है, उसमें से एक द्वीप का नाम है सोलोमन द्वीप, और इसकी राजधानी भी याद रखना है, होनियारा। होनियारा, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, और ये द्वीप जो है, ये होनियारा जो राजधानी है, ये सोलोमन द्वीप का कौन से द्वीप पर स्थित है, तो ग्वाडलकनाल द्वीप पर, ग्वाडलकेनाल द्वीप पर। इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केनिया, ईरान। तो नया करेंसी कौन जारी किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे, ZIG, जिम्बाब्वे गोल्ड, याद रखेंगे। ठीक है, ये छठा मौका है, यानी कि छठी बार ये देश नया जारी किया है मुद्रा। राजधानी हरारे, ये भी याद रखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया गया है इसे। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है, NPCI इंटरनेशनल, ये याद रखेंगे, नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। दक्षिण अफ्रीका, घाना, सेनेगल, नामीबिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया, याद रखेंगे। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। ठीक है, नामीबियाई डॉलर है इसका, और राजधानी आपको याद रखना है विंडहोक, नामीबिया की। अगला है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, पुरुष T20 का ब्रांड एम्बेसडर। गौतम गंभीर, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। आंसर क्या होगा, युवराज सिंह, याद रखेंगे, कौन, युवराज सिंह को। ठीक है, और ये जो T20 है, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और USA की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया, कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, निहाल सरीन, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से नवाजा है, तो आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू को। ठीक है, हाल ही में शंघाई ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता, फर्नांडो अलोंसो, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टेपन, डेनियल रिकियार्डो। आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है, रेडबुल के हैं। अगला है, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर। IIT वाराणसी, पटना, दिल्ली, मुंबई। आंसर हो जाएगा IIT पटना को, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके लिए तो कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट। भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, यह किसके द्वारा तैयार किया गया है, स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का। ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, DRDO। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। स्मार्ट जो है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है, तो आपने देखा होगा समुद्री जहाज में आगे या पीछे की ओर आप देखे होंगे कि एक तरह का मिसाइल निकलता है, जो कि जल के अंदर ही एक मिसाइल दूसरे जहाज की ओर बढ़ता है, इसे क्या बोला जाता है, टॉर्पीडो। जैसे मारीच, मारीच एक टॉर्पीडो है भारत का, तो ये याद रखेंगे। तो DRDO याद रखेंगे। स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, यानी कि पनडुब्बी को मारने वाला, एंटी पनडुब्बी हुआ एक तरह से, पनडुब्बी को डुबाने वाला मिसाइल है ये, तो टॉर्पीडो याद रखेंगे। जैसे हवा में है तो मिसाइल, पानी के अंदर है तो टॉर्पीडो, एक ही चीज है लेकिन नाम चेंज है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। तो ये ध्यान में रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या खान मंत्रालय।
तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री, 1919 में स्थापित की गई थी। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? ठीक है, ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? चीन, भारत, फ्रांस, रूस, यूएसए, कौन सा है? आंसर हो जाएगा भारत। चौथा है भारत, पहला कौन सा हो जाएगा? पीस रिसर्च के अनुसार रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो यूएसए। कौन होगा? तो ये यूएसए। दूसरे पे चीन, तीसरे पे रूस और चौथे पे भारत। यूक्रेन आठवां है। ठीक है, ये याद रखेंगे। टी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी वाराणसी, जोधपुर, मुंबई, दिल्ली। तो 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए किसके साथ किया है समझौता? तो आईआईटी जोधपुर के साथ। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किसके? स्टारबस्ट के। जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, जापान। आंसर हो जाएगा फ्रांस के। याद रखेंगे किससे? फ्रांस। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को। रीड योर वे, क्या है थीम? रीड योर वे। ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस किसमें है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरेबस। हर दिन यहाँ $6,000 मूल्य के, $6,000 के गोल्ड डस्ट निकलने से ये चर्चा में आ चुका है। कहाँ पे है? रॉस द्वीप पे। ठीक है, चलिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? वाराणसी, पटना, नई दिल्ली, अहमदाबाद। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव, आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। कब, कितना नंबर का है ये भी याद रखेंगे, 2550वें नंबर का है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे? भारत मंडपम में। ये कम से कम याद रखेंगे, 2550वें। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी लहर अभ्यास कहाँ हुआ है? तो पूर्वी नौसेना कमान में, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कटक, कोच्चि। आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत का जो नौसेना का 3 कमान है। नौसेना का कमान कहाँ होनी चाहिए? हेडक्वार्टर कहाँ होनी चाहिए? तो समुद्र के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे विशाखापट्टनम। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड विजय कुमार सिंह, अनिरुद्ध प्रसाद, नलिन भारत प्रभात या फिर मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, एनएसजी के प्रमुख कौन बने हैं? तो नलिन प्रभात। एनएसजी नलिन प्रभात। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? मुकेश दलाल निर्विरोध। सूरत, गांधीनगर, पूर्व अहमदाबाद, राजकोट। आंसर क्या होगा? सूरत से। कौन है? मुकेश दलाल। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी नंदनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बना है? नंदनी ब्रांड है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नेपाल, श्रीलंका, यूएसए और बांग्लादेश। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ये ध्यान में रखेंगे।
बेमेल चुने। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, किर्गिस्तान की अस्ताना, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। आंसर क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तानिया अस्ताना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, 1465 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बिंद, धारवाड़, गुडप्पा, गोंडवाना। आंसर क्या होगा? गोंडवाना याद रखेंगे, सबसे नई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे कौन सा है? आंसर होगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कौन सा होगा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ब्लू मून परिघटना होती है, कब होती है? जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में दो पूर्णिमाएं हो, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो ब्लू मून की परिघटना कब होगी? जब एक महीने में, एक मंथ में 2 बार हो। क्या? पूर्णिमा। एक माह में 2 बार पूर्णिमा हो। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 87, 89, 88, 90। तो तारामंडल कितने हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 88 याद रखेंगे। कितने? 88 तारामंडल। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जैतपुर महाराष्ट्र, मीठी विरडी गुजरात, हरिपुर हरियाणा, कोवड्डा आंध्र प्रदेश। हरिपुर हरियाणा में नहीं है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। हरिपुर पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, कौन सा? बहुत काफी मात्रा में है। यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम, प्लूटोनियम। क्या होगा आंसर? थोरियम याद रखेंगे। केरल के तट पर आपको देखने को मिलता है, याद रखेंगे। धान की उत्पत्ति हुई यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, उपयुक्त में से कहीं नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया में। आसियान, जहां हम लोग कहते हैं आसियान देश, वहीं पे। इनमें इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोसी, सोन, घाघरा, गंडक। उत्तर वाहिनी मतलब क्या हुआ? जो उत्तर की तरफ जाए, उत्तर की तरफ जिसका वाहन हो। उत्तर की तरफ सोन जाती है, कहां से? याद रखेंगे, अमरकंटक का पठार से। ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई? प्रथम लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है, 1987 में कहाँ हुई? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है। कामराज योजना का उद्देश्य था, कामराज योजना, कामराज के कामराज नाम आपने सुना होगा। समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, सहकारी कृषि का संवर्धन। कामराज योजना के कामराज ये कौन थे? इंदिरा गांधी से इन्हीं का टक्कर हुआ था। ठीक है। तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई के रूप में विभाजन हो गया था। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस इंदिरा। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। ठीक है। 1963 में आया था कामराज योजना। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया कब? 1950, 55, 51, 58। पहला संशोधन कब लाया गया? 1951 में। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राज्य के मानव अधिकार आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, अपने मन से जांच करना, मानव अधिकार का अगर कहीं उल्लंघन होता है तो किसी जेल को देखना, जेल में जाकर के देखना कि इस मानव कैदी भी क्या है? मानव है। ठीक है, पहला क्या है? वो मानव है, उसके बाद वो किसी तरह का अपराधी है या कुछ भी है। तो किसी जेल में जाकर के देखना, मानव के अधिकार की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना, रिव्यू करना। ठीक है। मानव अधिकार, मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले को सजा देना। कौन सा इसमें से जो है सो नहीं है? यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? नहीं।
आंसर होगा सजा देना। मानवाधिकार आयोग सजा नहीं दे सकती है। ये इसका न्यायपालिका का ये डिसीजन होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। जेल में जाकर के देख सकती है, स्वेच्छा से जांच भी कर सकती है, रिव्यू वगैरह भी कर सकती है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 168 से 71, 268 से 281, 278 से 291, 279 से 295। आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशन, 268 से 281। क्या होगा? 268 से 281। इसी में आप देखते हैं 280 में आपको वित्त आयोग का गठन आपको दिखाई देता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देख करके ही पता लगेगा क्या होगा। ट्रिब्यूनल जज याद रखेंगे, अधिकरण न्यायाधीश, ठीक है। तो ये जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं होते। कौन कौन शामिल होते हैं तो याद रखेंगे। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश एक ये होगा, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, ठीक है, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, ठीक है। अधिकरण न्यायाधीश इसमें सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे जिक्र है तो अनुच्छेद 236 के क में, 236 के क में जिला न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा। वेतन और भत्ता, ठीक है, किसके द्वारा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के विधानसभा के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 164 का 5 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया है? 51, 52, 57, 62। पहली बार संसदीय सचिव, संसदीय सचिव का किस वर्ष में किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1951 में, ठीक है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है फर्टिलाइजर बनाने के लिए? नेफ्था, सल्फर, जिप्सम, कॉस्टिक सोडा। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा नहीं है। नेफ्था, जिप्सम, सल्फर का, सल्फर उर्वरक उद्योग का कच्चा माल है। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित होते हैं। व्हाइट गुड्स, व्हाइट मतलब सफेद, गुड्स मतलब सामान, सफेद सामान देखा देखी करके लोग खरीदता है, ऐसा माना जाता है, सफेद सामान, ठीक है। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं, साबुन, डिटर्जेंट और अन्य आम उपभोग की वस्तुएं। क्या होगा? प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं, ठीक है। कहा जाता है कि एलीट क्लास, अभिजात वर्ग के लोग टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। ये सारा चीज प्रदर्शन प्रभाव यानी देखा देखी से इस वस्तुएं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है। यही कारण है कि ऐसी वस्तुओं को खरीद का वर्गीकरण प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं में किया जाता है। तो व्हाइट गुड्स आप समझ गए होंगे। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है। श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल प्रगति। अब देखिए, पहले आप लकड़ी के हल से आप खेती करते थे, उसके जगह पे आप स्टील का हल ले आए, तो उससे क्या क्या हुआ? उससे क्या अंतर हुआ? श्रम बढ़ा, यानी कि उस टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है? श्रम बढ़ता है, या पूंजी बढ़ता है, या फिर पूंजी घटने वाला प्रौद्योगिकी प्रगति होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो ध्यान से अगर देखेंगे, आप ये सोचेंगे क्वेश्चन को, तो आपको पता लगेगा कि बस पूंजी बढ़ता है और कोई फायदा नहीं है। हम पहले भी कास्ट यानी लकड़ी से वही काम कर रहे थे,
अब लकड़ी के जगह स्टील ले आए, उससे भी अब वही काम कर रहे हैं। तो बस क्या हो रहा है, जो काम पहले मेरा 50 रुपया में हो रहा था अब वो 5,000 में हो रहा है। तो पूंजी तो बढ़ रहा है, मेरा पूंजी तो बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, तो पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, ये नहीं है कि अब ये जो हल है ये ट्रैक्टर में यूज किया जा रहा है। अब ट्रैक्टर में यूज होगा तो फिर अलग चीज है। यहाँ ट्रैक्टर की बात नहीं की जा रही, यहाँ केवल क्या कहा जा रहा है कि कास्ट के हल के जगह पे इस्पात का हल अगर हम लगा देते हैं, इस्पात के हल से अगर खेती करते तो बताया जा रहा है, तो पूंजी बढ़ेगा। बस इस टेक्नोलॉजी के कारण क्या होगा, इस्पात ले आएंगे तो ऐसा टेक्नोलॉजी क्या बढ़ाएगा, पूंजी केवल बढ़ाएगा, मतलब लागत बढ़ाएगा, एक तरह से आप ये समझें। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। उच्च बचत होने वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है, उत्पादन नहीं बढ़ा पाता है बहुत ज्यादा। कमजोर प्रशासन तंत्र, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घनत्व, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। तो उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी क्या हो जाएगा, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ये जो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है ये क्या है, मान के चलिए एक इकाई पर, याद रखेंगे ऐसे आप याद रखेंगे, पूंजी उत्पाद अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी आप 1 रुपया लगाएं तो 1 रुपया से कितना प्राप्त किए, कोई कहेगा 2 रुपया प्राप्त किए और कोई कहेगा 1 रुपया लगा के 5 रुपया प्राप्त किए, तो इसका आउटपुट ज्यादा होता है। तो पूंजी उत्पाद अनुपात जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो किसी अर्थव्यवस्था में एक इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है कि एक इकाई यानी एक वस्तु के उत्पादन के लिए हमको कितना खर्च करना पड़ा, यहाँ पे 2 रुपया, यहाँ पे 5 रुपया। ठीक है, तो ये क्या है, इसी तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। समय कम है, मैं चाहता हूं कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊं। अगला है, किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसी एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। आर्थिक विकास हुआ कहीं पे, कहीं किसी देश का आर्थिक विकास हुआ तो उस आर्थिक विकास में हम किसे इग्नोर करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को, किसे इग्नोर करेंगे, तो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। विश्व बैंक का वित्तीय सहायता होने से आर्थिक विकास क्या होगा, अगर हम लोन ले रहे हैं, लोन ले करके अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके बाद उसका आउटकम से हमको कुछ ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, उसके बाद वो सारी चीजें देखी जाती है। सिर्फ लोन लेना ही नहीं है, ठीक है, तो लोन लेने से आपका आर्थिक विकास नहीं होता, आप किसी से कर्ज ले लिए उससे आर्थिक विकास नहीं होगा, बल्कि उस कर्ज से आप कैपिटल फॉर्मेशन कर पाए कि नहीं, एसेट आप वो कर पाए कि नहीं, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पे क्या फर्क पड़ेगा। दुगुनी, आधी, अपरिवर्तित कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती है। अब देखिए, दिया गया एक समय है, मान के चलिए जनवरी से लेकर के मार्च तक का टाइम पीरियड है, इसमें क्या होता है कि कीमत बढ़ता है, ठीक है, एक कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, और जो मौद्रिक आय है, कीमतें और मौद्रिक आय, ठीक है, वस्तु का जो जो मतलब मुद्रा का जो आय, एक तरह से आप समझिए मुद्रा, ठीक है, दोनों दुगुनी हो जाए तो उससे क्या होगा, कीमत भी बढ़ रहा है और इससे मौद्रिक आय में भी वृद्धि हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित, इसे प्रति संतुलित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, शाक भाजी मतलब सब्जी, सब्जी अनुसंधान संस्थान याद रखेंगे क्या, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, कानपुर, वाराणसी, नई दिल्ली, इलाहाबाद। तो अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, वाराणसी में, कहाँ पे, वाराणसी में। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण क्या है,
इसका बहुत छोटा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत बड़ा आकार, बहुत अल्प घनत्व। आंसर क्या होगा? बहुत उच्च घनत्व, बहुत ज्यादा उसका क्या होता है? घनत्व होता है। ठीक है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक ग्रहिका, ब्लैक होल, मृत प्राय तारा या फिर एक पुच्छल तारा। आंसर क्या होगा? एक मृत प्राय तारा। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा विस्फोट, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो जो मरने के आसार पे होता है तारा, और मरने से पहले जो विस्फोट करता है। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? खाद, चीनी, अखबारी कागज, ऊनी वस्त्र। आंसर हो जाएगा अखबारी कागज। नेपा नगर अखबारी कागज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। 1947 में इसे स्थापित किया गया था। बाद में 1949 में का जो है वो स्वदेश, इसका जो प्रथम स्वदेशी न्यूज प्रिंट विनियम इकाई है, ये भी ध्यान में रखेंगे। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग किसे कहेंगे हम? अनुवांशिक उद्योग। खेती, किसी कृषि को, मछली पकड़ने को, शिकार करने को या खनन करने को जेनेटिक उद्योग में किसे शामिल करेंगे? आंसर हो जाएगा केवल कृषि को। यह याद रखेंगे, केवल कृषि को। ठीक है। चलिए अगला है। अब जेनेटिक उद्योग कहते किसको हैं, ये देख लेंगे कि वे उद्योग जो विक्रय यानी कि बेचने के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो। बेचने के उद्देश्य से आप निश्चित प्रजाति के पौधे लेते हैं या जंतु लेते हैं, उसका प्रजनन करते हैं या उसमें वृद्धि करते हैं, ये सारा जेनेटिक उद्योग। ठीक है। जैसे पौधे का नर्सरी लगाना, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, शिकार करना नहीं है, मछली पकड़ना नहीं है, खनन करना नहीं है, बल्कि इस तरह से याद रखेंगे। अब आपको मैथ का प्रश्न दिया गया है, आराम से आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 141 है, इसका आंसर हो जाएगा 25%। खुद से जरूर सॉल्व करें। ठीक है। तो ये याद रखें। पीना। क्वेश्चन नंबर 142 का क्या होगा? 142 का 32 वर्ष। 143 का क्या होगा? 143 का 98 सेंटीमीटर। 144 का कितना होगा? 144 का 35 डिग्री। 145 का 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 146 का 23 रुपये। 147 का 707। 148 का 15। 149 का 59.5 लीटर। और 150 का 9 किलोमीटर। ठीक है।